या जिसको कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कथन है इसका कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती हैं, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो प्रमेय के अनुसार यदि मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दिया गया है, तो इस त्रिभुज में अगर हमने एक त्रिभुज लिया हुआ है ABC, इस त्रिभुज में अगर हम एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं, मान लेते हैं कि BC के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं जो अन्य दो भुजाओं को D और E में प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार यदि हम एक भुजा के समांतर रेखा खींचें तो ये बाकी की जो दो भुजाएं हैं इनको जिन दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती हैं, ये बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। इसका मतलब है कि AD और DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC का होगा। ये थेल्स का प्रमेय है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। आपको इस प्रमेय को पढ़ के जो जो जानकारी मिलती है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दिया है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें जो समांतर रेखा है DE वो किसके समांतर है, BC के, जिसमें DE समांतर है BC। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो दो पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं D और E, ये भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि AD बटे DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC का होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी होगी। रचना हम क्या करते हैं, देखिए रचना में हम करते हैं कि B को E से मिलाएंगे, C को D से मिलाएंगे, E से AD पर हम लंब खींचेंगे और D से AE पर हम लंब खींचेंगे। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं G और इसको नाम दे देते हैं H। तो हमने रचना क्या क्या किया है उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। हम किए हैं B को E से मिलाया, तो लिखेंगे B को E से मिलाया और किसको मिलाए थे, C को D से मिलाया तथा C को D से मिलाया। ये दोनों तो हमने बिंदु को मिलाए थे, तो इसलिए इसको हम सिर्फ मिलाए हुए हैं, ये लिखते हैं। यहाँ पर जो EG है ये हम लंब खींचे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे EG किस पर लंब खींचे थे, हम इसे हम लंब खींचे थे AD पर। तो EG हम लंब खींचे हैं AD और क्या किए थे DH, तो DH ये लंब था AE पर। तो ये इस तरीके से लंब का हम चिन्ह लगाते हैं। EG लंब है AD और DH लंब है AE। ये हम खींचा करके इसको यहाँ इस तरीके से शो करते हैं। ये रचना हो गया। अब हम इसका प्रमाण लिखते हैं जिसको कि उत्पत्ति कहा जाता है। तो उत्पत्ति में देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि AD बटे DB, यानी पहले तरफ आपको इन दोनों भुजाओं का अनुपात चाहिए। तो आप ऐसे दो त्रिभुज चूज करेंगे जिसमें एक भुजा तो कॉमन निकलेगा और साथ ही साथ ये दोनों भुजाएं जो है वो आ जानी चाहिए। तो इस त्रिभुज में देखिए हम क्या करते हैं, ये वाली भुजा को कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये भुजा आनी चाहिए और ये वाली भुजा शामिल होनी चाहिए और ये वाली भुजा शामिल होनी चाहिए। तो इसके लिए ये वाली भुजा शामिल होगी और ऊपर वाली भुजा, यानी क्या करेंगे ADE इसको लेंगे और उसके साथ हमें ये वाली तो कॉमन चाहिए, तो ED और B। तो ये त्रिभुज लेते हैं इधर वाला, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर में पूरा बड़ा वाला त्रिभुज को लेते हैं। तो हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, ऊपर में हम ले रहे हैं त्रिभुज ADE और उसके साथ हम ले रहे हैं नीचे तरफ त्रिभुज DBE से। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर हमें करना क्या है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो उस फॉर्मूले को लिखते हैं। तो क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई,
इस फॉर्मूले से हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को लिखते हैं। तो हम पहले लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBE बराबर। जब ऊपर वाले त्रिभुज का आप क्षेत्रफल लिखेंगे तो ये ध्यान देना है कि जब हम ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बना रहे हैं तो इस भुजा को आपको आधार लेना है। तो ADE का जब क्षेत्रफल लिया जाएगा तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार का मान AD होगा और ऊंचाई का मान हो जाएगा EG। हमेशा आधार पे जो 90 अंश का कोण बनाने वाली जो जो लाइन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ पर AD यदि आधार है तो GE क्या हो जाएगा, उसका लंब हो जाएगा। तो यहाँ ADE का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार की वैल्यू होगी AD और ऊंचाई की वैल्यू हो जाएगी GE। नीचे वाले त्रिभुज में आते हैं DBE में। तो इस त्रिभुज में देखिए हमें इसको आधार लेना है। तो 1/2 आधार की वैल्यू आप लेंगे DB, 1/2 आधार की वैल्यू लेंगे DB और इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर ये त्रिभुज देखिए, जहां पर जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा त्रिभुज बन रहा है और यदि ऐसा त्रिभुज है और आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक अधिक कोण त्रिभुज है और ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमेशा ऊंचाई जो है 90 अंश का कोण बनाती है। आप आधार को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और 90 अंश का कोण वाली जो लाइन होगी, भले ही वो त्रिभुज के बाहर बनेगी, बट हमेशा 90 अंश की जो लाइन बनती है वही उसके लिए ऊंचाई का काम करता है। तो यहाँ पर जब हम DBE त्रिभुज ले रहे हैं तो इसके लिए जो ऊंचाई बनेगा वो बनेगा EG। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी भी ऊंचाई है वो GE के इक्वल हो जाएगा। इसमें देखते हैं 1/2 दोनों के पास है, कैंसिल हो जाएगा। GE दोनों के पास है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल रही है AD/DE। इसको हम इक्वेशन 1 दे करके छोड़ देते हैं। अब सेकेंड टाइम में हम लेते हैं त्रिभुज। अब देखिए आपको ऐसे दो त्रिभुज चूज करने हैं जिसमें ये वाली भुजा होनी चाहिए और ये वाली भुजा होनी चाहिए और ये वाली लाइन दोनों के पास होनी चाहिए। तो जब हम ऐसा त्रिभुज चूज करते हैं जिसमें ये वाली भुजा हो और ये वाली लाइन हो, तब आपको ADE को लेना होगा। सेकेंड में आपको ये वाली भुजा चाहिए और ये लाइन भी चाहिए, तब क्या लेना होगा आपको, DEC, यानी ये वाला पोर्शन आपको चाहिए, ये वाला पोर्शन। ठीक है, फर्स्ट टाइम में हम इसको ले रहे हैं, सेकेंड टाइम में ये वाला पोर्शन ले रहे हैं। तो अब हम लेंगे त्रिभुज, ऊपर वाला है ADE और इसके साथ हम लेंगे त्रिभुज, कौन सा ले रहे हैं, DEC। इसमें भी हम दोनों के क्षेत्रफलों को बटे के रूप में लिखते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEC। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2। अब जब हम ऊपर वाले त्रिभुज के लिए आधार ले रहे हैं तो ध्यान देना है, सेकेंड टाइम में आप ये वाली भुजा को आधार बोलेंगे। अगर AE आधार होगा तो ये जो DH है ये इसके लिए ऊंचाई का काम करेगा। हमेशा जो ऊंचाई है वो आधार पर ही खड़ी होती है। तो अगर AE आधार है तो ऊंचाई कौन बनेगा, DH। तो 1/2 आधार को हम लिखेंगे AE और इसके लिए ऊंचाई बन जाएगा DH। बटे में लिखते हैं, नीचे वाले त्रिभुज के लिए हम इसको आधार बना रहे हैं। तो आधार हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा EC और इस त्रिभुज के लिए जो ऊंचाई है यही इसके लिए ऊंचाई का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बना था। तो ऊंचाई हो जाएगा DH। यहां से भी 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DH और DH कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहां से मिल रहा है AE बटे EC, सॉरी, ये हो रहा है इक्वेशन 2। हम यहाँ पर तुलना करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की। तो हम देखते हैं कि समीकरण 1 के ऊपर में आया है क्षेत्रफल ADE और समीकरण 2 के भी ऊपर में आया है क्षेत्रफल ADE, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के अंश आपस में बराबर हैं। समीकरण पहले के हर और समीकरण दूसरे के हर को हम देखते हैं। पहले में आया है क्षेत्रफल DBE और दूसरे में क्षेत्रफल आया है DEC। इसको डायग्राम में देखते हैं कहां पर है। पहले के हर में क्षेत्रफल आया है ये वाला हिस्सा
और दूसरे के नीचे में क्षेत्रफल आया है ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसके डायग्राम को मैं यहाँ पर फिर से बना रही हूँ। इस तरीके से ये बना हुआ है, इसको ये ऐसा करें तो ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ये वास्तव में है क्या चीज, हम क्या जानते हैं, यहाँ पर ये जो दोनों लाइनें हैं या दोनों के जो शीर्ष हैं, इसको यदि हम आधार कहें और एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है जिसका शीर्ष ये वाला पॉइंट है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है जिसका शीर्ष ये है, दोनों के शीर्ष कैसे हैं, इसी लाइन के ऊपर में है। और ये लाइन कैसा है, ये लाइन इस आधार के समांतर है। हम इससे पहले छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं और समान आधार, यदि आधार को समान लिया जाए और दोनों समांतर रेखाओं के बीच हम जैसा भी त्रिभुज ड्रॉ करें, चाहे ऐसा त्रिभुज बनाए, ठीक है, ये इसको इस तरीके से सीधी लाइन बनाती हूं मैं, ऐसा त्रिभुज बनाए, चाहे इस तरीके से त्रिभुज बनाए, चाहे इस तरीके से त्रिभुज बनाए, बस शर्त ये है कि ये दोनों समांतर रेखाओं को टच होना चाहिए और सबके आधार जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसमें ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों कैसा होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के आधार को यदि इसको मान लिया जाए, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो इसको यदि हम आधार मान लें तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समान आधार वाले त्रिभुज हैं और दोनों जो है समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। तो इसलिए ये दोनों क्षेत्रफल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी समीकरण 1 के नीचे जो क्षेत्रफल आया है DBE का क्षेत्रफल और समीकरण 2 के नीचे जो आया है DEC का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो इसका कारण हमको लिखना होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम जानते हैं कि समान आधार व समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा कि पहले समीकरण में जो क्षेत्रफल त्रिभुज DBE था, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज DBE ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज दूसरे का हर में था DEC। अब देखिए, अब फिर से कंपेयर करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 का अंश और समीकरण 2 का अंश बराबर था, समीकरण 1 का हर और समीकरण 2 का हर भी आपस में बराबर है, यानी दोनों समीकरण के अंश और हर आपस में इक्वल है। इसका मतलब है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 बराबर हो जाएगा समीकरण 2 के। समीकरण 1 की वैल्यू में क्या आया हुआ था, AD बटे DB, तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 से AD बटे DB का मान बराबर हो जाएगा समीकरण 2 से AE बटे EC के। ये हो जाएगा AE बटे EC। यही हमको सिद्ध करना था। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि AD बटे DB की वैल्यू AE बटे EC के इक्वल होती है। तो थेल्स प्रमेय के कथन को आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखिए और सिद्ध कीजिए। कभी कभी एग्जाम में कथन दिया होता है, ये स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा और सिद्ध करने कहता है, या कई बार क्या पूछता है कि आप थेल्स प्रमेय के कथन को भी लिखिए और साथ साथ उसको प्रूफ भी कीजिए। तो आपको कथन याद रखना है कि यदि कोई भी त्रिभुज है तो किसी भी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर लाइन खींचेंगे, तो ये जो लाइन है वो बाकी की जो दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी इन दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों का भी होता है।